आज की इस वीडियो में हम लोग पीवी डायग्राम को देखने वाले हैं, जिससे एक क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कंफर्मली आता ही है और ये बहुत ही आसान होता है, पर फिर भी बच्चों को कुछ ना कुछ कंफ्यूजन इसमें रहता ही है। मेरा ट्रिक याद रखो, कभी कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं तो थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स शांति क्लासेज एस की आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग के यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अविंदर कुमार आजाद और आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस की आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पे। इससे पहले हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, तो पूरा हम लोग देखने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स का कंप्लीट कोर्स, जिसका यहाँ पे आपको कंटेंट दिख रहा है। ये हर चीज़ हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। इससे पहले मैं आईसी इंजन और आरएसी का कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ, उसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्या क्या देख चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स को देख चुके हैं, उसका बेसिक डेफिनेशन जो होते हैं, ठीक है, उन सब चीज़ों को हम लोग देख चुके हैं, प्रेशर को समझ चुके हैं, ठीक है, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सब चीज़ों को देख चुका हूँ, बता चुका हूँ मैं। अगर इसे वीडियो आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक होगा। माइक्रोस्कोपी प्रोसेस क्या होता है, ये सबसे चीज़ों को मैं बता चुका हूँ। स्टेट और प्रोसेस में क्या अंतर है, क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन क्वासिस्टेटिक प्रोसेस क्या होता है, रिवर्सिबल में क्या डिफरेंस है, और इक्विलिब्रियम थर्मोडायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है। एक थर्मल इक्विलिब्रियम, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, फेज इक्विलिब्रियम, सब चीज़, प्योर सब्सटेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ। फेज गिब्स फेज रूल का क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों इसको पढ़ते हैं, ये हर चीज़ों को मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को जरूर चेक कीजिए, ठीक है। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम लोग देख चुके हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग देख चुके हैं और इसके अलावा ये भी जान चुके हैं कि जो टेम्परेचर मेजरमेंट होता है वो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे ही बेस्ड होता है। यहाँ तक कि हमने ढेर सारे टाइप्स ऑफ थर्मोमीटर भी देखा और किसमें कौन सी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल किया हम टेम्परेचर मेजर करते हैं, इन सब चीज़ों को भी हम लोगों ने पिछले वीडियोज में देख रखा है, ठीक है। टेम्परेचर स्केल को समझा है, किस प्रकार टेम्परेचर स्केल बना है उसको समझ चुका हूँ, और एनर्जी एंड एनर्जी इंट्रैक्शन को भी हम लोगों ने देखा है कि कौन कौन प्रकार की एनर्जी होती है। हर चीज़ को बहुत डिटेल में हम लोग जाना है। और एनर्जी ट्रांसफर किन किन प्रोसेस से हो सकता है, वर्क ट्रांसफर, हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, कहाँ पे कौन सा ट्रांसफर हो रहा है, एग्जाम्पल के थ्रू समझा है। और पिछले 2-3 वीडियो में हम लोगों ने देखा है फिक्स्ड मास एनालिसिस यानी क्लोज सिस्टम एनालिसिस को देखा है, नॉन फ्लो वर्क या बाउंड्री वर्क, एक एक प्रोसेस को देखा है, एक एक प्रोसेस में वर्क डन कैसे होता है, कौन सा फॉर्मूला होता है, ये सब चीज़ों को हम लोग पिछले वीडियोज में देख चुके हैं। अगर आप लोग इस वीडियो देख चुके हैं तो भैया वीडियो का स्किप कर लीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जो लोग नहीं देखे हैं वो पहले जाके सब वीडियो को देखिए, उसके बाद यहाँ तक पहुँचिए, ठीक है। एडियाबैटिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, कब पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मानेंगे हम, कब नहीं मानेंगे, ठीक है। कैसे हमको रियलाइज होगा, कैसे पता लगेगा कि कहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, किस न्यूमेरिकल क्वेश्चन में लिखा तो रहेगा नहीं। तो ये पिछले ही वीडियो जो हम लोगों ने देखा है इसको, ठीक है। इसके अलावा आइडियल गैस हम कब मानेंगे कब नहीं मानेंगे, आइडियल गैस का क्या एजम्पशन है, इससे भी क्वेश्चन आता है, तो उसको भी मैंने डिस्कस कर रखा है। और आर बार और आर में क्या डिफरेंस है, पहले हम लोग पढ़ा करते थे पीवी इक्वल टू एनआरटी बचपन में क्लास 11th में, और अब वही फॉर्मूला हो गया पीवी इक्वल टू एमआरटी। तो क्या डिफरेंस है दोनों फॉर्मूले में, ये सब चीज़ों को देख लो। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था, ठीक है। और एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी शानदार सा किया था, कई तरीके से किया था, और ये भी मैंने बताया था कि अगर आप पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस मान के क्वेश्चन को करते हो तो आंसर अलग आएगा। और पीके नाग में कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आप लोगों ने किया होगा और उसमें आप लोगों को गड़बड़ हुआ होगा, फिर लगाओ कि यार गड़बड़ हो जाता है, कहीं से हो जाता है, पता नहीं लगता है, ठीक है। तो उसको मैंने डिस्कस कर रखा है, आप लोग जाके देख लीजिए। और यहाँ आज के वीडियो में हम लोगों ने पीवी डायग्राम के बारे में देखने वाले हैं। तो देखिए, डायग्राम बनाने में दिक्कत आइसोकोरिक और आइसोबारिक तो कोई दिक्कत नहीं करता है, क्योंकि आइसोकोरिक मतलब होता है भैया कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट वॉल्यूम है तो कांस्टेंट वॉल्यूम में ग्राफ ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। या तो आइसोकोरिक का प्रेशर वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है तो प्रेशर या तो बढ़ेगा तो ऊपर जाएगा, घटेगा तो नीचे आएगा, बस। और अगर आइसोबारिक प्रोसेस है तो उसका प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, या तो वॉल्यूम बढ़ेगा या वॉल्यूम घटेगा, पर प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, तो इस प्रकार से ग्राफ बनेगा। तो आइसोकोरिक और आइसोबारिक में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जो दिक्कत है हम आइसोथर्मल और एडियाबैटिक में दिक्कत है, ठीक है। तो उसको ज़रा डिफरेंशिएट करके पूरा पहले तो थ्योरेटिकल समझेंगे, फिर याद रखने का ट्रिक कैसे है, कैसे याद रखेंगे। और मेरा ट्रिक है चूंकि, तो वो मेरे ही वीडियो में आपको दिखेगा, और उससे आसान को ट्रिक हो ही नहीं सकता, ठीक है। देखते के साथ आंसर होगा, कभी भी मिस्टेक, कभी भी दिमाग पे जोर देने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आप लोगों को, ठीक है। और ये मैं बचपन से करता आया हूँ, जब मैं 11th-12th में पढ़ता था तभी से एग्जाम में क्वेश्चन आते थे, जेईई मेंस, जेईई एडवांस में, ठीक है। ग्राफ दिया रहता था, उसको पहचाना रहता था कि इसमें आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल, आइसो एडियाबैटिक प्रोसेस कौन है, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कौन है, ये सब पहचानने के लिए आता रहता था, ठीक है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस, तो भाई आइडियल गैस के लिए हम लोग जानते हैं कि आइसोथर्मल भाई पीवी इक्वल टू एनआर टू आइडियल गैस इक्वेशन है। हर गैस
कि हर किसी के लिए लगेगा जब भी आइडियल गैस इक्वेशन है तो, ठीक है, कोई भी आइडियल गैस के लिए लगेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया, क्योंकि हम किसी दिए गए गैस के लिए ये एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पी वी इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, ठीक है। डिफरेंशिएट इसको करेंगे तो आएगा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से अगर v बाई डी पी निकालेंगे, ठीक है, किसके लिए भाई, तो आइसोथर्मल के लिए, तो आएगा माइनस पी बाई वी, यानी प्रेशर वॉल्यूम कर्व का जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है। दिख रहा है आपको कि प्रेशर और वॉल्यूम तो कभी निगेटिव हो नहीं सकता है, पर माइनस आगे लगा हुआ है, यानी कि इसका जो स्लोप है वो निगेटिव आ रहा है। निगेटिव स्लोप में ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ये तो तय हो गया, ठीक है। निगेटिव स्लोप के ग्राफ ऐसा बनेगा, मैंने बनाकर दिखाया भी है आपको कि निगेटिव स्लोप में देखिए, निगेटिव स्लोप में ग्राफ ऐसा बनेगा। यहाँ पे अगर टेंजेंट डालिएगा, ठीक है, तो थीटा देख रहे हैं 90 डिग्री से बड़ा है, यानी कि स्लोप क्या है, निगेटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये बातें समझ में आई, ठीक है। चलिए फिर से एडियाबेटिक प्रोसेस में देखते हैं। एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है, तो इक्वेशन तो पी वी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट होता है। इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे तो इस प्रकार से डिफरेंशिएशन आएगा। पी को हम रोकते हैं और भी को डिफरेंशिएट करते हैं तो गामा इंटू वी पे पावर गामा माइनस 1 इंटू डी वी, ठीक है। और अगली बार अगर हम v को कांस्टेंट रखते हैं और p को डिफरेंशिएट करते हैं तो dp आएगा इक्वल टू 0 आएगा, ठीक है। यहाँ से अगर आप लोग जो कांस्टेंट टर्म है उसको हम वो कॉमन टर्म है उसको हम कांस्टेंट कॉमन निकाल के अगर दूसरी तरफ ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा वो। तो यहाँ आता है गामा पी डी वी प्लस वी डी पी इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं भाई, तो यहाँ से निकाल सकते हैं डी पी बाई डी वी। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या आएगा, तो माइनस गामा बाई गामा इंटू पी बाई वी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे स्लोप है, यहाँ पे स्लोप, गामा जानते हो गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा होता है, यानी कि इसका स्लोप निगेटिव में ज़्यादा हो रहा है, दिख रहा है स्लोप। तो यहाँ से डेरिवेशन करके ही मैंने दिखा दिया आप लोगों को कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस है उसका स्लोप और एडियाबेटिक प्रोसेस है उसका स्लोप पीवी डायग्राम पे किसका ज़्यादा होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस का स्लोप ज़्यादा होगा तो ये निश्चित रूप से ऐसा कुछ बनने वाला ताकि स्लोप कुछ ज़्यादा रहे, इसका स्लोप तो कम रहे। यानी कि इसका जो अगर देखेंगे तो ये आपका ग्राफ है आइसोथर्मल का और ये एडियाबेटिक का, ठीक है। तो किसका स्लोप ज़्यादा होगा भाई, तो एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा होगा और ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं। देखो मैंने आइसोथर्मल प्रोसेस एडियाबेटिक प्रोसेस नीचे बनाया, आइसोथर्मल प्रोसेस ऊपर बनाया है, ठीक है, क्योंकि इसका स्लोप और इसका स्लोप थोड़ा सा ज़्यादा स्टीपर होगा, ज़्यादा उठा हुआ होगा, ठीक है। अगर माइनस को अगर हम लोग कंसीडर ना करें कि माइनस तो सिर्फ निगेटिव स्लोप बता रहा है, तो भैया 90 के जितना पास रहता है tan का वैल्यू 90 के जितना करीब रहेगा उतना ज़्यादा tan का वैल्यू होता है, यानी स्लोप उतना ज़्यादा होता है जब 90 के जितना ही नज़दीक होता है, ठीक है। 90 से जितना दूर जाएगा, चाहे 0 की तरफ जाए या फिर 180 की तरफ जाए, किधर भी जाएगा तो भाई tan का वैल्यू घटता जाता है, ठीक है। निगेटिव साइन को मैं नहीं कंसीडर कर रहा हूँ, बस न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे गामा लगा हुआ है, तो गामा का मतलब अगर माइनस को मैं हटा दूँ कि माइनस बस निगेटिव स्लोप को बता रहा है, ठीक है, कि 90 से ज़्यादा है, ठीक है। पर भाई अगर जिसका गामा ज़्यादा होगा वो 90 के उतना ही ज़्यादा करीब होगा, यानी कि उतना ज़्यादा क्या होगा, खड़ा होगा, ठीक है। ये जितना उतना ज़्यादा सुता हुआ होगा वो 180 के करीब होगा, ठीक है, 180 के उतना ही ज़्यादा करीब होता चला जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी देख सकते हैं कि अगर ग्राफ उल्टा बन रहा है, ठीक है, यानी कि कंप्रेशन हो रहा है, ये एक्सपेंशन वाला ग्राफ है, यहाँ वॉल्यूम बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। अगर कंप्रेशन अगर हो रहा होगा तब भी किस्सा सेम होगा, ठीक है। ये देखो ये कुछ ज़्यादा सुता हुआ होगा, वो 180 के ज़्यादा करीब होगा इसका स्लोप, और इसका स्लोप खड़ा होगा, ये 90 के करीब होगा, ठीक है। ये ज़्यादा खड़ा हुआ है, खड़ा का मतलब क्या होता है, ज़्यादा भाई ढलाव ज़्यादा ना है, अगर ऐसा रहेगा तो ढलाव ज़्यादा, यहाँ पे बैठोगे सीधे नीचे गिर जाओगे, ऐसे अगर है ढलाव कम है कम गिरोगे, ठीक है। अगर माइनस को बस उल्टा डायरेक्शन से बस समझते हैं कि माइनस का मतलब सिर्फ है क्या कि निगेटिव स्लोप है, यानी उल्टा डायरेक्शन में स्लोप है, ठीक है। तो बाकी स्लोप का मतलब है, तो स्लोप तो भाई जनरल फीलिंग है कि स्लोप को कैसे निकाल सकते हो। तो इतना अगर आपके पास दिमाग नहीं है, इतना आप लगाना नहीं चाहते हो कि कौन ज़्यादा स्टीपर है कौन कम स्टीपर है, क्योंकि टीचर लोग ऐसे ही बताएंगे ज़्यादा स्टीपर है कम स्टीपर है, मैं तो ऐसा चीज़ बताऊँगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि एडियाबेटिक इज स्टीपर देन आइसोथर्मल कर्व, ठीक है। एडियाबेटिक जो होता है वो ज़्यादा स्टीपर होता है, यानी ज़्यादा खड़ा होता है, ठीक है, उस पर बैठोगे फटाम से गिरोगे, ठीक है, वो ज़्यादा खड़ा होता है, ठीक है, आइसोथर्मल कर्व की तुलना में। पर मैं ऐसा जुगाड़ बताऊंगा कि ये सब भी सोचने लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। देखो ये टेबल सबसे पहले तो देखो, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है। चलो देखिए, तो कहता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम,
ठीक है। तो हमने पी वी जो कर्व है उसको जनरल इक्वेशन मान रखा पी वी पावर के इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है। तो देखो आइसोबारिक प्रोसेस अगर देखेंगे, आइसोबारिक प्रोसेस में होता है तो भी भाई भी तो का तो असर करेगा नहीं, भी तो क्या होता है, भी कुछ भी रहे प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो प्रेशर कांस्टेंट होने का क्या मतलब यार कि भी के जगह पे जीरो डाल दो तो प्रेशर कांस्टेंट आ जाएगा। तो यहाँ पे के का वैल्यू कितना होता है आइसोबारिक प्रोसेस के लिए, आइसोबारिक प्रोसेस के लिए के का वैल्यू जीरो होता है। आइसोथर्मल प्रोसेस करना है तो पी वी को टू कांस्टेंट लाना है, इसके लिए के का वैल्यू जो होता है वो कितना होता है भाई, तो 1 होता है। ये भी याद रखना है वैल्यू। ठीक है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है। अगला अगर देखते हैं कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस तो जानवे करते हो कि भैया जो एन का वैल्यू होता है वो 1 से बड़ा और गामा से छोटा होता है, और एन ही यहाँ पे के है। ठीक है। अगर एडियाबेटिक प्रोसेस करोगे तो एडियाबेटिक प्रोसेस का फॉर्मूला क्या होता है, पी पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि यहाँ पे के का वैल्यू कितना होगा गामा। और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो भी भैया कांस्टेंट रहना है, प्रेशर पे डिपेंड नहीं करना है, तो भी पे पावर कितना रहेगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब इससे अगर ग्राफ बनाते हैं हम लोग तो देखो दो को तो मैंने बता ही रखा है। एक तो भैया आइसोकोरिक प्रोसेस तो ऐसा ही बनेगा। ठीक है। आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट है तो ऐसा ही कर्व बनेगा। आइसोबारिक प्रोसेस का कर्व तो ऐसा ही बनेगा, यानी ये के इक्वल टू इन्फिनिटी है और ये के इक्वल टू जीरो पे ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक है। और अभी मैंने बताया है कि आइसोथर्मल वाला प्रोसेस का ग्राफ ऐसा बनेगा और एडियाबेटिक वाला थोड़ा सा स्टीपर होगा, ये ऐसा कर्व बनेगा। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस जो होता है वो इसके बीच में जनरली हम लेते हैं। ठीक है। तो ऐसा कर्व बन गया। ठीक है। आपको अगर सर याद नहीं रहेगा तो कैसे आपने ट्रिक बताने के लिए कहे थे। ठीक है। क्योंकि देखो सेम अगर यहाँ पे जाओगे सब गड़बड़ा जाएगा। ठीक है। ये तो पता ही रहेगा आइसोकोरिक और ये आइसोबारिक पता रहेगा। ठीक है। ज़्यादा जो स्टीपर है वो क्या रहेगा भाई, तो एडियाबेटिक रहेगा, और कम जो स्टीपर है वो क्या रहेगा भाई, तो आइसोथर्मल रहेगा, और बीच में तो एडियाबेटिक रहेगा। यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है। लेकिन ये स्टीपर लोगों को समझ में नहीं आता है तो कुछ मत कीजिए, ये के का वैल्यू तो आपको हर याद रहना ही है और रखोगे ही तुम याद। ठीक है। के का वैल्यू ऐसे भी याद रहेगा कि आइसोबारिक प्रोसेस है तो के का वैल्यू जीरो होगा क्योंकि प्रेशर कांस्टेंट होना है, और आइसोकोरिक प्रोसेस है तो के का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, ये हर कोई पता रहता है। ठीक है। अब देखो आइसोथर्मल के लिए के 1 होता है, ये हर कोई को पता रहेगा। ठीक है। क्योंकि पी वी इक्वल टू कांस्टेंट करना है। ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन एडियाबेटिक प्रोसेस का भी इक्वेशन पता होता है, पी वी इक्वल टू गामा। ठीक है। तो गामा इसके पास नीचे आएगा और बीच में कोई रहेगा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। तो ज़्यादा ध्यान से देखिए, यहाँ पे देखिए के इक्वल टू 0 है, यहाँ के इक्वल टू 1 है, यहाँ के इक्वल टू n है, और यहाँ के इक्वल टू गामा है, और यहाँ पे के इक्वल टू इनफाइनाइट है। क्या के का वैल्यू इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है क्या, तो 2 का के तो पता ही रहता है आपको, के 0 पता रहता है आपको आइसोबारिक का, और ये के इक्वल टू इनफाइनाइट पता होता है आइसोकोरिक का, और ये के इक्वल टू 0 पता होता है आइसोबारिक का, और ये के इक्वल टू इनफाइनाइट पता होता है आइसोकोरिक का। ठीक है। तो भैया 0 से इनफाइनाइट तक आपको बढ़ाना ही है ना, तो बढ़ाना है तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आएगा आइसोथर्मल वाला जिसका के का वैल्यू 1 होता है। उसके बाद कौन आएगा, तो भाई उसके बाद आएगा किसका, तो पॉलीट्रॉपिक का। उसके बाद कौन आएगा भाई, तो उसके बाद आएगा एडियाबेटिक का। यानी कि आपको 2 को पता है, उसके बाद आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके बढ़ाते चले जाइए के का वैल्यू। ठीक है। जो आपको याद रहता ही है, इसमें भी दिमाग नहीं लगाना है। ये तो आइसोकोरिक हो गया जिसके लिए के का वैल्यू इनफाइनाइट होगा, और ये आइसोबारिक होगा जिसके लिए के का वैल्यू 0 होगा। ठीक है। अब 0 से इनफाइनाइट तक आपको वैल्यू बढ़ाना है तो पहले 1 वाला आएगा यानी कि आइसोथर्मल आएगा, उसके बाद जो बीच वाला है वो आएगा यानी क्या आएगा भाई, तो पॉलीट्रॉपिक आएगा, और उसके बाद क्या आएगा, एडियाबेटिक आएगा कि सबसे ज़्यादा गामा इसी का होता है इसका। ठीक है। तो इस प्रकार से आएगा, यानी कि आपको बस 2 को खींचना है। ठीक है। एक और 0 होगा, दूसरा इनफाइनाइट होगा, इसके बीच आप धीरे धीरे वैल्यू बढ़ाते जाइए, 0 से इनफाइनाइट की तरफ आप वैल्यू को बढ़ाते चले जाइए। ठीक है। तो आपको स्टीपर नहीं होगा समझ में आ रहा, तब भी आप बना सकते हो। ठीक है। कौन ज़्यादा स्टीपर होगा कौन ज़्यादा स्टीपर नहीं होगा याद नहीं रहता है, तब भी आप इस प्रकार से याद रख सकते हो। ठीक है। तो अगर आपको ये ट्रिक याद में करने में ज़्यादा सहूलियत हो रहा है, अच्छा लगा है, तो आप थोड़ा सा कमेंट में लिख दीजिए इस बात को कि आपको मज़ा आया। ठीक है। अगर नहीं आया तो क्या कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए, शायद उसको पसंद आए। ठीक है। क्योंकि लोगों का स्टीपर याद रखना ज़्यादा आसान होता है, लेकिन यहाँ पे स्टीपर से सिर्फ आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में बीच आप अंतर कर पा रहे हो। यहाँ पे हमने हर चीज़ को कर दिया, और एडियाबेटिक और स्टीपर देखने में भी लोगों को काफ़ी तकलीफ होता है, कौन ज़्यादा खड़ा है कौन ज़्यादा सुता हुआ है, ये पता करने में लोगों को ज़्यादा तकलीफ होता है। ठीक है। लेकिन इसमें कभी कोई गड़बड़ होने का कोई दिमाग चलाने की जरूरत नहीं, और कभी गड़बड़ होगा भी नहीं। ठीक है। कि 0 से इनफाइनाइट तक जब भी जाओगे तो चीज़ें बढ़ेगी। ठीक है। इधर बढ़ेगी और इधर जाओगे तो घटेगी। ठीक है। तो जो इसके करीब है, एक वाला जो है जो कि आइसोथर्मल होता है, जो कि ऐसे भी याद रखते ही हो, और याद भी रखना कौन सी बड़ी बात है, पी वी इक्वल टू कांस्टेंट है। ठीक है। और पी पावर गामा तो आपको याद ही रहता है।
ठीक है। और गामा का वैल्यू 1 से ज़्यादा तो है ही, ये तो ज़्यादा पता ही है तुम्हें, ठीक है। तो भैया ये पहले ये 0 की तरफ होगा और ये किसकी तरफ होगा भाई, इनफाइनाइट की तरफ होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा ट्रिक है जिसको मैंने जीवन में इस्तेमाल किया, कभी कोई एक्सेप्शन नहीं आता है और पटापट लगता जाता है, ठीक है। और तुरंत आंसर पता, देखते के साथ आंसर पता लग जाता है, कभी भी कोई गड़बड़ होने की, कंफ्यूजन होने की कोई कुछ होता ही नहीं है कंफ्यूजन। तो ये सबसे आसान तरीका है, तो इस तरीके का आप इस्तेमाल कीजिए और फटाफट चीज़ों को कीजिए और मुझे कमेंट बताइए कि भैया कोई क्वेश्चन ऐसा भी है जिसमें इसमें तकलीफ हुआ है आपको। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर मजा आया आप लोगों को, तो नहीं आया तो भैया फिर से अगला वीडियो देखिए, उसमें मजा आएगा आपको, ठीक है। हाँ, ज्ञान तो मिल ही रहा है चाहे मजा आया नहीं आए, ठीक है। अगले वीडियो में हीट के बारे में डिटेलिंग करेंगे हम लोग, हीट को अच्छे से समझेंगे, हीट क्या है, किस प्रकार से है, ठीक है। नॉन मोनोटॉमिक गैस क्या होता है भाई, टी और टी जो बढ़ाएंगे, अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं हम लोग, टेम्परेचर बढ़ाते हैं, ठीक है, तो उससे आपका सीपी बढ़ता है और सीपी के साथ साथ सीवी बढ़ता है। पर आपको पता है कि टेम्परेचर बढ़ाने पे गामा बढ़ता नहीं है, घट जाता है। पता है आपको क्यों होता है भाई साहब, अरे गामा हम जानते हैं कि सीपी बटा सीवी होता है, सीपी बढ़ रहा है सीवी बढ़ रहा है, पर गामा क्यों घट रहा है भाई, ठीक है। इन सारे सवालों का जवाब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे भाई, अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को भी हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। और मैं पूरा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से चीज़ों को प्रूव करके दिखाऊंगा, मैं दिखाऊंगा, एंट्रोपी को लेके आऊँगा कि एंट्रोपी कहाँ से आया, कहाँ से पैदा हुआ, क्यों बना, ये एंट्रोपी का नाम क्यों आया, ये हर चीज़ को जानेंगे। ये भी जानेंगे कि एंट्रोपी भैया जो एंट्रोपी होता है ना, वो एक पॉइंट फंक्शन होता है, पाथ फंक्शन नहीं होता है, ठीक है। इस चीज़ को भी हम लोग प्रूफ करके देखेंगे अगले वीडियो में। इस वीडियो में हम यहीं तक रोकते हैं, ठीक है। और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को और लोगों तक पहुंचाना, ये आपका काम है। जितना ज़्यादा अपने काम को अच्छे बेहतर ढंग से करेंगे उतना ही आप तक कंटेंट पहुंचेगा, फटाफट वीडियो मिलेगा। देखने वाले जैसे कमने लगते हैं, व्यूअर्स कमने लगते हैं, वैसे मैं वीडियो को रोक देता हूँ, ठीक है। क्योंकि भाई इतना मेहनत करके बनाते हैं ना भाई, आपको देख ही नहीं रहा तो भाई कहाँ से जाएगा, और देख क्यों नहीं रहा है, क्योंकि लोगों तक पहुँच नहीं रहा है, ठीक है। मेन चीज़ है कि भाई जो जोकड़ाई वाला चीज़ तुरंत पहुँचता है लोगों के पास, ठीक है, पर सीरियस कंटेंट लोगों तक नहीं पहुँचता है, ठीक है। और इतना समय है नहीं कि मैं जोकड़ाई कहूँ बैठ के, ठीक है। यहाँ पे मेरा ऑफलाइन क्लासेस चल रहा है, यहाँ पे फिर से लॉकडाउन लगा तो आप लोगों को पढ़ाने आ गया मैं, ठीक है। चलिए तो मैं यहीं पे रखता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही था।